हाय नमस्कार, मैं देवांश टोब्बाल देवांश एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज अपन चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि अभिप्रेरणा होती क्या है, अभिप्रेरणा कहते किसे हैं। तो अभिप्रेरणा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अभिप्रेरणा जो शब्द है, अभिप्रेरणा वो शब्द इंग्लिश का रूपांतरित हिंदी शब्द है। मोटिवेशन को इस इंग्लिश में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन बोलते हैं। और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा का नहीं है। मोटिवेशन जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। और इंग्लिश भाषा का मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा यानी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ होता है, मोटम शब्द का अर्थ होता है टू मूव यानी कि गति करना। टू मूव यानी गति करना। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। और उस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। और उस मोटम शब्द का अर्थ होता है टू मूव, गति करना। अब सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसा चक्र है या एक ऐसा प्रेरक है जो आंतरिक बल है या प्रेरक है या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है। तो ध्यान दीजिए कि अभिप्रेरणा जो होती है ना, वो एक आंतरिक बल है। एक आंतरिक बल है। जैसे मान लो अपने सामने कोई एग्ज़ाम आ गई, जैसे कि लेक्चर की एग्ज़ाम आ गई, रीट की भर्ती आने वाली है। तो रीट की भर्ती आती है, अपने दिमाग में एक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक आग पैदा होगी, एक आंतरिक जुनून पैदा होगा, जोश पैदा होगा कि एग्ज़ाम आ गई, फॉर्म अप्लाई कर दिया, बुक लेके आएंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, अपनी पोस्ट हासिल करेंगे। तो अपन बिल्कुल लक्ष्य की ओर उन्मुक्त हो जाएंगे और निश्चित क्रम में व्यवहार करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अंदर जो आग, जो ज्वाला होती है ना, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में अभिप्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा का एक व्यापक शब्द है, व्यापक रूप है अभिप्रेरणा। जो प्रेरणा होती है वो संकुचित अर्थ होता है और उस संकुचित प्रेरणा शब्द का व्यापक रूप मनोविज्ञान अभिप्रेरणा होता है दोस्तों। तो व्यक्ति के अंदर जो एक जुनून, जो जोश, जो जज्बा पैदा होता है, उसको मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं अभिप्रेरणा। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषाओं में आती है मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। बहुत अच्छी बात है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या है? एक ऊर्जा परिवर्तन है। अब ये परिभाषा अपन याद कैसे करेंगे? ऐसे अपन को याद हो नहीं सकती। तो इस परिभाषा को याद करने के लिए देखो, मैक का अर्थ होता है बनाना। मैक का अर्थ होता है बनाना। और मैकडोनाल्ड ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनती है। बिल्कुल, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा व्यक्ति के अंदर बनती है। ये तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नहीं है, अंदर से अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो व्यक्ति के अंदर बाहर से ऊर्जा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऊर्जा अंदर बनती है। तो अंदर ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो वहाँ पर मैकडोनाल्ड करके आना है। पहली परिभाषा याद हो गई, मैक यानी बनाना। तो मैकडोनाल्ड बताते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा बन रही है व्यक्ति के अंतर्गत। तो अपन इसको याद कैसे करेंगे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। तो ये परिभाषा किसकी है? मैकडोनाल्ड की है। सेकेंड स्टेप पे बात करते हैं तो क्रैच एवं क्रैचफील्ड आता है। क्रैच एवं क्रैचफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। बिल्कुल, अब ये इतने बड़ा खींचड़ेपन से याद होगी नहीं। अब इन इसको याद कैसे करेंगे? देखो, क्रैच एक बार आ गया, बिल्कुल देखो क्रैच एक बार आ गया, फिर दोबारा क्रैच आ गया। तो अपन दिमाग में लगाएंगे कि दो बार यहाँ पर क्रैच क्यों आया है। तो क्यों यानी कि क्यों का उत्तर देने वाले अगर बात करें तो वहाँ पर क्रैच एवं क्रैचफील्ड करके आना है। तो ध्यान रखिए, क्रैच एवं क्रैचफील्ड ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। सेकंड स्टेप पे बात करते हैं, थर्ड स्टेप पे बात करते हैं तो B.F. स्किनर आता है। और B.F. स्किनर ये कहते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अब ऐसी परिभाषा अपन को याद होगी नहीं, तो कैसे याद करेंगे? तो B.F. स्किनर में लास्ट में नर है। और मनुष्य, नर यानी होता है मनुष्य। तो नर कहाँ चलते हैं? राजमार्ग पर। कहाँ चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। तो B.F. स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। तो इसकी नर को राजमार्ग से मिला दिया। तो ये इसकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। आगे आते हैं गुड महोदय। गुड ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। तो गुड महोदय के अनुसार अपन याद करेंगे परिभाषा। तो गुड ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है, जो अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को जारी रखने,
देखो सबसे अच्छा कार्य जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड, यानी कि अच्छा कार्य। अब अच्छा कार्य कौन सा होता है? वो पहली बार तो वो कार्य आरंभ करो, आरंभ करने के बाद में उस कार्य को कंटिन्यूटी बनाए रखो, वो जारी रखना चाहिए, और जारी रखने के बाद में उस कार्य पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनी है तो वह कार्य कौन सा होता है? गुड, यानी अच्छा कार्य होता है। तो गुड की परिभाषा किस प्रकार से होगी कि अभिप्रेरणा एक ऐसा कार्य है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने की, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। तो ये परिभाषा किसने दी है? गुड ने परिभाषा दी। तो अपन को 4 प्रकार की परिभाषा याद करनी है। देखो मैकडोनाल्ड ऊर्जा परिवर्तन की बात करता है, शॉर्टकट में याद करेंगे। क्रैच एवं क्रैच फील्ड, क्रैच में क्रैच 2 बार क्यों आया? तो ये क्योंकि उत्तर को देती है अभिप्रेरणा इसके अनुसार। BF स्किनर, नर नर कहाँ चलते हैं? राजमार्ग पे। अभिप्रेरणा राजमार्ग है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है सीखने का दिगम का। ये बात किसने की है? BF स्किनर ने की है। गुड यानी होता है अच्छा, अच्छा कार्य कौन सा होता है? प्रारंभ करने वाला, जारी रखने वाला और नियंत्रित करने वाला कार्य अच्छा होता है। चारों प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा अपन आराम से नॉर्मल तरीके से अपन इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार तो दोस्तों अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सकारात्मक, दूसरी होती है नकारात्मक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और नकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? दोस्तों जब व्यक्ति के अंतर्गत स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, जब वह स्वतः उत्पन्न होती है तो वह अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। जब व्यक्ति के अंतर्गत स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत बाह्य वातावरण से अभिप्रेरणा विकसित की जाती है, उसको बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर सकारात्मक का मतलब होता है जन्मजात हो, स्वतः हो, अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा किसमें आती है? सबकी सब सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। और जब व्यक्ति के अंतर्गत स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों, तो उस व्यक्ति के अंतर्गत बाह्य वातावरण या बाह्य पुनर्बलन के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्गत अभिप्रेरणा विकसित की जाती है, तो उसे बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। जैसे कि सकारात्मक अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकता है, आयोजनों को ऐसे आयोजन करवा सकता है जो बच्चा उस आयोजन में भाग लेकर के स्वतः मोटिवेट हो सकता है अंदर से। कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, कुछ कहानी सुना करके APJ अब्दुल कलाम के बारे में प्रेरणास्पद कहानी सुना करके बच्चे को अंदर से उनकी जीवनी गाथा सुना करके बच्चे को अंदर से मोटिवेट कर सकते हैं। स्वतः मोटिवेट होगा, कहानी सुन करके वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवा कर उन्हें भाग लेकर के बच्चा स्वतः अभिप्रेरित होता है। जब व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको बाह्य वातावरण के द्वारा या बाह्य पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन देकर के व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। तो वे सब प्रकार की अभिप्रेरणा होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। जैसे शिक्षक बच्चे को पुरस्कार प्रदान करके पुरस्कार का लोभ दे करके उसमें नकारात्मक प्रेरणा विकसित कर सकता है लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए। दंड का भय दिखा करके दंड से प्रताड़ित करके, तो ये सब जो होती है बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली सभी अभिप्रेरणाएं नकारात्मक होती हैं। जो स्वयं से होती है, जन्मजात होती है, वो सब की सब अभिप्रेरणा सकारात्मक होती है। जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें अभिप्रेरणा नकारात्मक होगी क्योंकि मैं बाह्य वातावरण में होकर के पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें स्वतः स्वयं से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा नहीं है। आप कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो अध्ययन कार्य करवाए जाते हैं तो उसमें नकारात्मक प्रेरणा होगी, सकारात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि वह जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, खुद बच्चे मोटिवेट नहीं हो रहे, बच्चे को मोटिवेट कर रहा है बाह्य वातावरण में उपस्थित रह करके, तो उस वक्त टीचर के द्वारा बच्चों को जो लर्निंग कार्य कराया जा रहा है उस प्रकार की गतिविधि में नकारात्मक प्रेरणा होगी, सकारात्मक प्रेरणा नहीं होगी। यहाँ पर नकारात्मक मतलब नकारात्मक नहीं होता, यहाँ पर नकारात्मक का मतलब होता है बाह्य वातावरण से विकसित होने वाली अभिप्रेरणाएँ, और सकारात्मक का मतलब होता है कि स्वयं से जन्मजात विकसित होने वाले अभिप्रेरणाएं। तो दोस्तों दोनों अभिप्रेरणाओं में से सर्वोत्त और सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा कौन सी होती है? सकारात्मक अभिप्रेरणा सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा से श्रेष्ठ अभिप्रेरणा सकारात्मक होती है, और सर्वोच्च भी सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है जो कि नकारात्मक अभिप्रेरणा से श्रेष्ठ होती है। क्योंकि जब बच्चा स्वयं अगर जब तक अभिप्रेरित अंदर से नहीं होगा तब तक बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। बाह्य वातावरण से अपन बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। लक्ष्य तक बच्चा जब ही पहुंचेगा जब स्वयं से अभिप्रेरित होगा वो, जब तक स्वयं से अभिप्रेरित बच्चा नहीं होता है तब तक लक्ष्य की प्राप्ति उसको नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों अभिप्रेरणा में से सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट अभिप्रेरणा होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा। अपन या उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब तक बच्चा स्वयं मोटिवेट नहीं होगा, स्वतः अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब आती हैं दोस्तों अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो
अभिप्रेरणा में फैक्ट वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं कि अभिप्रेरणा का मोटम शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, ऐसे प्रश्न बहुत कम आने के चांसेज हैं। अभिप्रेरणा से संबंधित अवबोधात्मक क्वेश्चन आते हैं, और अवबोधात्मक क्वेश्चन जब तक हल नहीं होंगे तब तक अपन को उनकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसकी पहली विशेषता है अभिप्रेरणा की कि अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। पहला, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, हृदय है, पथ प्रदर्शक हैं, सर्वोत्तम सोपान है और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इसकी पहली विशेषता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, हृदय है, पथ प्रदर्शक है, सर्वोत्तम सोपान है और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। और ये डेफिनेशन B.F. स्किनर की भी है, अपन ने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने पास दो ट्रैक है जाने के, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिस पर किसी प्रकार की अभिप्रेरणा अपने साथ में नहीं है, दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें जाने के लिए अभिप्रेरणा साथ में है और लक्ष्य तक अपन को पहुंचना है। तो सबसे पहले उस रास्ते पे आदमी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी पहुंचेगा जिस रास्ते पे जाने के लिए उसके साथ में अभिप्रेरणा जुड़ी हुई हो, तभी तो अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा है। सेकंड इसके स्टेप्स हैं, सेकंड इसकी विशेषता है कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। बिल्कुल अपने पास ये लड़का है एक, और ये आम का पेड़ है, और आम के पेड़ में यहाँ पर ये आम लग रहे हैं, और दूसरा लड़का यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है, और लक्ष्य से उन्मुख अभिप्रेरणा होती है। तो देखिए ये जो लड़का है इसका लक्ष्य इस आम के पेड़ के आम के फलों पे नहीं है, इसकी नज़रें इसकी जड़ पे जा रही है, तने पे जा रही है, नीचे मूल में जा रही है। तो इसका लक्ष्य इसके आम की तरफ नहीं है। दूसरा लड़का यहाँ पे साइड में जो खड़ा है, इस लड़के का लक्ष्य इस आम के फलों की डायरेक्ट आम के फलों पे है। तो यानी कि अगला जो लड़का अभिप्रेरित लड़का है तो उसका लक्ष्य बिल्कुल लक्ष्य से उन्मुख है वो लड़का। तो इसलिए अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। अब जब ये वाला लड़का जब आम को प्राप्त करेगा तो पहले नीचे जाएगा, तो कुछ गतिविधि करेगा, उसके बाद में वहाँ पर पहुँचेगा। और सेकंड जो लड़का, ये वाला जो लड़का खड़ा है, ये लड़का डायरेक्ट इसका लक्ष्य आम की तरफ है, ये अंदर नीचे को एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, डायरेक्ट इसका लक्ष्य इसकी तरफ है, आम की तरफ है, फल की तरफ है, तो इसको प्राप्त कर लेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार जो होता है लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से परिपूर्ण होता है। आगे इसके विशेषता है कि अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती। बिल्कुल राइट बात है कि व्यक्ति जब अभिप्रेरित होगा तो अभिप्रेरित व्यक्ति में बिल्कुल निरंतरता होती है, वो अपने काम में बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखता है। यानी कि जब तक व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा या बाह्य वातावरण से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक व्यक्ति के कार्य में निरंतरता नहीं आएगी, और निरंतरता जब तक नहीं आएगी तब तक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरे इसके स्टेप्स विशेषता बिल्कुल ये कह रही है कि अभिप्रेरित व्यक्ति के अंतर्गत निरंतरता होती है और होनी भी चाहिए। चौथी इसकी विशेषता है कि व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। बिल्कुल ऊर्जा परिवर्तन लेके आती है अभिप्रेरणा। जैसे कि टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की 9000 वैकेंसीज आई हुई है। किसी बच्चे ने फॉर्म भर रखा है, अभ्यर्थी ने, और तैयारी करने का ज़्यादा मूड नहीं है। अगर वही वैकेंसी बढ़ा करके 20,000 कर दी जाती है तो पहले जो उस बच्चे का उस वैकेंसी के प्रति जो अंदर से ऊर्जा थी पढ़ने की, वो ऊर्जा बढ़ चुकी है। अब 20,000 पोस्ट हो चुकी है। अब वो सोचेगा बिल्कुल अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब उसने बिल्कुल अपना निश्चित टारगेट बना करके पढ़ने के लिए अपना एक शेड्यूल बना लिया, और उसके अंतर्गत जो मोटिवेशन था, जो ऊर्जा, जो तूफान, जो जोश था, वो बिल्कुल बदल चुका है और बिल्कुल उसकी उत्तेजित अवस्था में आ चुका है, और उसके अंतर्गत एक जुनून पैदा हो गया कि मुझे तो अब सीट निकालनी है। तो व्यक्ति में अभिप्रेरित अगर व्यक्ति कोई है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन लेकर के आती है प्रेरणा। अगली विशेषता इसकी है कि अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है। बिल्कुल करता है। यदि व्यक्ति कोई अभिप्रेरित हो चुका है तो अभिप्रेरित होने के बाद में व्यक्ति बिल्कुल चयनात्मक क्रिया करेगा। चयनात्मक का मतलब होता है व्यक्ति खुद सेलेक्ट करके, चयन करके क्रियाएं करेगा। जैसे कि सुबह इतने बजे खाना खाना, मुझे इतने बजे उठना, इतने बजे मुझे स्टडी करना, इतने बजे मुझे ये गेम खेलना, वहाँ पे जाना। तो उसमें एक कंटिन्यूटी, एक सहसंबंधता होती है, प्रत्येक गतिविधि को फिक्स करके रखता है। जब तक व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वह चयनात्मक क्रिया नहीं करेगा। तो अभिप्रेरित व्यक्ति या अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के व्यक्ति के व्यवहार में चयनात्मक क्रियाएँ संचालित होती रहती है। आगे इसी क्रम में है कि व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। बिल्कुल। और अभिप्रेरित व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष बहुत उग्र होता है। अब भावनात्मक पक्ष कैसे होगा? यदि कोई व्यक्ति अभिप्रेरित हो चुका है तो अभिप्रेरित होने के बाद में उसका भावनात्मक पक्ष इतना मजबूत हो गया
कि किसी भी पाठ को यदि वह व्यक्ति 20 मिनट में पढ़ता है बिगर अभिप्रेरित होकर के, अगर वो अभिप्रेरित हो चुका है तो वही व्यक्ति उस पाठ को 10 मिनट में पढ़ देगा। और अब बिगर अभिप्रेरित व्यक्ति 20 मिनट में पढ़ रहा था तब उसको उतना याद नहीं होगा जितना याद अभिप्रेरित होने के बाद में उसके द्वारा 10 मिनट में उस पाठ को पढ़ा जाएगा। यानी कि उसका बिल्कुल भावनात्मक पक्ष इतना मजबूत उग्र हो चुका है कि वो 10 मिनट में बिल्कुल अपने भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाए हुए आराम से उस पाठ को पढ़ सकता है और उसको याद कर सकता है। तो दोस्तों ये हुई अभिप्रेरणा की विशेषताएं। आगे एक क्वेश्चन इस प्रकार के इसमें आते हैं, जैसे कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए विशेषता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका पहला ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है और अभिप्रेरणा में निरंतरता रहती है। बिल्कुल पहला अपना यह है कि अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा है कि अभिप्रेरणा में क्या रहती है, निरंतरता रहती है। और अभिप्रेरणा से व्यक्ति के व्यवहार की उत्पत्ति होती है उपयुक्त सभी। चौथा है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न को समझिए पहले कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है। बिल्कुल लक्ष्य से अभिप्रेरणा जुड़ी हुई रहती है और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति की अभिप्रेरणा कंप्लीट नहीं हो पाती है। सेकंड है इसमें कि अभिप्रेरणा में निरंतरता होती, बिल्कुल अभिप्रेरित व्यक्ति में हमेशा निरंतरता रहती है। तीसरा ऑप्शन अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अभिप्रेरणा से व्यक्ति के व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए अग्रसर होता है। तो व्यवहार होता क्या है कि व्यक्ति का एड़ी से चोटी तक जितनी भी क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं को जो बाह्य रूप होता है उसे व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार की उत्पत्ति अभिप्रेरणा से नहीं होती है, बल्कि अभिप्रेरणा से व्यवहार को एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में सहायता मिलती है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको अबोधात्मक क्वेश्चन कहते हैं। दोस्तों आगे इसी क्रम में आता है कि अभिप्रेरणा के सोपान या संगठन या स्टेप। अभिप्रेरणा के सोपान, तो दोस्तों इसके 4 सोपान होते हैं। पहला होता है आवश्यकता, दूसरा होता है चालक, आवश्यकता को नीड बोलते हैं। दूसरा होता है चालक या अंतर्नोद, इसको ड्राइव बोलते हैं। तीसरा होता है उद्दीपक, मोटिव्स। और चौथा होता है अभिप्रेरक, इंसोनेटिव। तो इसके 4 होते हैं सोपान। पहला होता है आवश्यकता, दूसरा होता है चालक, तीसरा होता है चालक को अंतर्नोदी बोलते हैं, तीसरा होता है उद्दीपक, चौथा होता है अभिप्रेरक। तो ये होते क्या हैं सुनिए। किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, जैसे कि ये व्यक्ति है दोस्तों, और ये व्यक्ति के इसका लक्ष्य इस भोजन को प्राप्त करना, ये यहाँ पर इसका भोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो व्यक्ति को आवश्यकता हुई भोजन की, बिल्कुल व्यक्ति को अंदर से भूख लगी, भूख लगते ही उसको आवश्यकता हुई भोजन की। तो दोस्तों भोजन की आवश्यकता हो गई उसको भोजन की, बिल्कुल। और भोजन की जब आवश्यकता हुई तो व्यक्ति के अंतर्गत क्रिया होगी। चालक जो होता है, व्यक्ति के अंदर चालक जो होता है, चालक उसकी आवश्यकता से व्यक्ति को जो अंदर से पीड़ा उत्पन्न होती है उसे चालक बोलते हैं, जो क्रिया करता है, ठीक है। तो व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता हुई, भोजन की आवश्यकता होने पर व्यक्ति को क्या लगती है, भूख लगती है। तो यह व्यक्ति क्या हो गया, चालक हो गया, और भोजन उसके क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। और प्रोत्साहन उनका होता है लक्ष्य। तो दोस्तों इस व्यक्ति को जब भोजन की आवश्यकता हुई तो उसको भूख लगी, और वापस जब व्यक्ति क्रिया करेगा और क्रिया करके भोजन को वापस प्राप्त करने के लिए यहाँ जाएगा, तो ये उसका हो गया प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्त करना। यानी कि पुनः उस चीज़ को प्राप्त करना उसका हो जाता है लक्ष्य हो जाता है। और लक्ष्य को बोलते हैं अपन विज्ञान की भाषा में प्रोत्साहन बोलते हैं। इसको अपन यूँ भी समझ सकते हैं। देखो आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। बहुत अच्छी बात कही है कि आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि भोजन की आवश्यकता हुई तो भूख लगेगी, भूख लग रही है। पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगती है, बिल्कुल ये तो होती है आवश्यकता। चालक अंतर्नोद को ड्राइव बोलते हैं। तो चालक क्या होता है, प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि भोजन की कमी होने पर व्यक्ति को भूख लगती है, भूख यहाँ पर चालक हो गया। पानी की कमी होने पर व्यक्ति को लगती है प्यास, पानी की कमी यहाँ पर हो गई प्यास, तो यहाँ पर चालक क्या हो गया, पानी का प्यास हो गया। प्रोत्साहन होता है, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। चालक होता है कि
कि संबंधित आवश्यकता की पूर्ति होने पर अंदर शांत हो जाता है। तो चालक होता है प्रोत्साहन, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये अभिप्रेरणा की थोड़ा सा सामान्य सा परिचय, सामान्य सा उसका परिभाषाएं और उसके भेद अभिप्रेरणा के और अभिप्रेरणा के सोपानों के बारे में अपन ने चर्चा करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको समझने में कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।